चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा को डिकोड करने जा रहे हैं जो महज एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी रिश्तों और पक्की दोस्ती का सबसे बेहतरीन ब्लूप्रिंट है। हम बात कर रहे हैं कृष्ण और सुदामा की, और देखेंगे कि कैसे बिल्कुल जमीनी शुरुआत और समान अधिकार जीवन भर का एक अटूट चरित्र गढ़ सकते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सच्ची दोस्ती समय की सबसे कठिन कसौटी और आगे चलकर मिलने वाली बिल्कुल अलग-अलग नियतियों का सामना कर सकती है? जरा सोचिए, क्या एक बहुत बड़े राजा और एक बेहद गरीब इंसान के बीच बचपन का वो मासूम सा बंधन सच में टिक सकता है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा, जहां से ये सब शुरू हुआ था। भाग 1, समान अधिकार वाला गुरुकुल सिस्टम। आइए उस दौर में चलते हैं जब कोई पदवी, राजपाट या बैंक बैलेंस बीच में नहीं आता था। ये देखना बहुत जरूरी है कि ये कमाल का बंधन आखिर बना कहाँ था। प्राचीन गुरुकुल असल में एक बहुत ही पावरफुल इक्वलाइजर, यानी सबको समान बनाने वाले साधन की तरह काम करता था। आज के माहौल को देखिए, जहां फैंसी गैजेट्स, डिजाइनर कपड़े और सोशल स्टेटस सब कुछ तय करते हैं। लेकिन ऋषि सांदीपनि का गुरुकुल एकदम अलग था। वहां सिर्फ सादा जीवन था, गहरा ज्ञान था और सबसे जरूरी बात 100% समानता थी। ये जगह जिंदगी का एक असली बूट कैंप थी। चाहे कोई राजकुमार हो या किसी आम परिवार से, सबको बिल्कुल एक जैसे काम करने होते थे। सुबह जल्दी उठना, आश्रम की सफाई करना, कुएं से पानी लाना और गायों की देखभाल करना। रात को आग की रोशनी में एक साथ पढ़ते हुए वे सिर्फ ज्ञान के साधक के रूप में एक दूसरे से जुड़ रहे थे। वहां कोई अमीर गरीब नहीं था, बस दोस्त और छात्र थे। भाग 2, तूफान में बनी दोस्ती। अब चलिए एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर आते हैं जिसने इन दोनों को सिर्फ क्लासमेट से बदलकर जिंदगी भर के लिए भाई बना दिया। हुआ यूं कि एक दिन गुरुजी ने उन्हें लकड़ी इकट्ठा करने जंगल भेजा। ये उनकी ट्रेनिंग का ही हिस्सा था। वो अपना काम कर ही रहे थे कि तभी अचानक, बिना किसी वार्निंग के, एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। एकदम घने काले बादल, जमा देने वाली बारिश और तेज आंधी। दोनों उस घने अंधेरे जंगल में बुरी तरह फंस गए, पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से कांप रहे थे। अब यहाँ उनकी शेयर्ड वल्नरेबिलिटी, यानी एक साथ कमजोर पड़ने का एहसास बहुत ही खूबसूरती से सामने आता है। पैनिक करने या लकड़ियों का भारी गट्ठर वहीं फेंक कर भागने के बजाय उन्होंने अपने गुरु के सम्मान में उस लकड़ी को नहीं छोड़ा। वो एक पेड़ के नीचे सिकुड़ कर बैठ गए और उस कड़कड़ाती ठंड में कृष्ण की एक शांत और पॉजिटिव मुस्कान मानो ये वादा कर रही थी कि फिक्र मत करो, हम इस मुश्किल में एक साथ हैं। भाग 3, छिपे हुए नाश्ते का संघर्ष। और यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत ही रिलेटेबल छोटा सा इंसिडेंट आता है, जो तनाव के बीच उनके रिश्ते की असली परीक्षा लेता है। जंगल जाने से पहले गुरु माता ने सुदामा को बड़े प्यार से मुट्ठी भर भुने हुए चने दिए थे, ताकि भूख लगने पर दोनों बांटकर खा सकें। लेकिन अब उस जमा देने वाले तूफान में फंसा हुआ और भूख से बुरी तरह तड़पता सुदामा एक बहुत ही आम मानवीय कमजोरी का शिकार हो जाता है। उसे लगता है कि चने तो वैसे ही बहुत कम हैं, और वो चुपके चुपके उन्हें अकेले ही चबाना शुरू कर देता है। सुदामा चनों को छिपाने की पूरी कोशिश करता है और बहाना बनाता है कि उसके दांत तो बस ठंड से किटकिटा रहे हैं। लेकिन तभी कृष्ण को वो हल्की सी कड़कड़ की आवाज आ ही जाती है। अब यहाँ गुस्सा होने के बजाय कृष्ण बड़े ही मजेदार और बिना किसी जजमेंट के एक पंचलाइन मारते हैं, लगता है तुम्हारे दांत बहुत संतुष्ट हैं। भाग 4, क्षमा और सच्ची मित्रता। सुदामा अपनी ही इस हरकत पर पानी पानी हो जाता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वहीं इस दोस्ती का असली जादू छिपा है। सुदामा को डांटने या नाराज होने के बजाय कृष्ण उसे शेयर करने का एक बहुत ही प्यारा सा निमंत्रण देते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम कुछ खा रहे हो तो बांट कर खाना चाहिए, आखिरकार हम एक ही तूफान से गुजरे हैं। बस ये एक लाइन और शर्मिंदगी का वो अजीब पल पूरी तरह से करुणा और बिना किसी शिकायत वाले प्यार में बदल जाता है। अगर हम इस कहानी से दोस्ती की असली परिभाषा निकालें तो वो यही है, एक ऐसा बंधन जो एक दूसरे की कमजोरियों को समझने, आपसी तालमेल और मानवीय भूलों को बड़ी शालीनता से माफ कर देने पर बना हो। बचपन में सीखे गए करुणा के ये पाठ हमें आज भी बड़े बड़े झगड़े सुलझाने का सबसे सटीक ब्लूप्रिंट देते हैं। सच्ची दोस्ती छोटी मोटी गलतियों से टूटती नहीं है, बल्कि माफ करने से और गहरी हो जाती है। भाग 5,
जीवन भर की सहानुभूति और चरित्र। चलिए अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि बचपन के उन चंद पलों का असर उनके आगे के जीवन पर कैसे पड़ा। बड़े होने पर इन दोनों के बीच जमीन आसमान का सामाजिक अंतर आ जाता है। एक तरफ कृष्ण है जो द्वारका के एक बेहद शक्तिशाली और अमीर राजा बन चुके हैं, और दूसरी तरफ सुदामा है जो भयंकर गरीबी और बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। इतना बड़ा गैप होने के बावजूद उनका आपसी जुड़ाव बिल्कुल वैसा ही रहता है, जो इस दोस्ती को सच में बेमिसाल बनाता है। ये सफ़र हमें साफ साफ दिखाता है कि जब लोग बराबरी के स्तर पर एक साथ तूफानों का सामना करते हैं, चाहे वो गुरुकुल की लाइफ हो या वो असली भयानक तूफान, तो जो सहानुभूति जन्म लेती है वो उम्र भर साथ निभाती है। जब सुदामा कृष्ण से मिलने महल पहुंचे तो कृष्ण को वो ताकतवर राजा नहीं बल्कि बारिश में भीगता वही प्यारा सा दोस्त नजर आया जिसने उसे सबसे अच्छे से समझा था। भाग 6 गणपत व्यास के विचार। इस शानदार विश्लेषण के अंत की तरफ बढ़ते हुए उस व्यक्ति का जिक्र करना बहुत जरूरी है जिन्होंने इस गहरी दार्शनिक सोच को हमारे सामने रखा, यानी गणपत व्यास। एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी और विज्ञान एवं अर्थशास्त्र के ग्रेजुएट गणपत व्यास अपनी वेबसाइट lifedevote.com के जरिए दर्शन, विज्ञान और अस्तित्व के तमाम अनसुलझे पहलुओं की खोज कर रहे हैं। अपनी इस लंबी यात्रा के जरिए वो हम सबको हमेशा जिज्ञासु बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक सोच के इस कमाल के बैलेंस को समझने के लिए उनकी साइट lifedevote.com को सब्सक्राइब करना एक बहुत ही शानदार आइडिया है। तो चलिए इस चर्चा को एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर एक साधारण सा तूफान और मुट्ठी भर चने शेयर करने की घटना जीवन भर का एक अटूट रिश्ता बना सकती है, तो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम दोस्ती के किन छोटे छोटे पलों को यूं ही इग्नोर कर देते हैं? क्या हम अपने दोस्तों की कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें माफ करते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।